इसमें तो जाहिर है जी कि जब आपके बीच में मीर जाफर उठेंगे तो कुछ फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आप नाम क्यों लेते हैं, इसमें काफी रखेंगे, लोग बड़े होशियार हैं, समझ जाते हैं। बिलावल न तन था और न है। अगर हमने बिलावल ही को पीडीएम कहना है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में कौन खेला है? आपके तवस्सुत से पूरी कौम के सामने कहना चाहता हूँ, नवाज शरीफ फिर आ रहा है और नवाज शरीफ इसी साल आ रहा है और नवाज शरीफ को ये चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होने देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सख्त बयानात के बाद अपोजिशन और सिविल सोसाइटी की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। अपोजिशन और सिविल सोसाइटी की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमती वुज़रा जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तंदो तेज बयानात दे रहे हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। दूसरी जानिब हुकूमत हमें मुसर नजर आती है कि उन्होंने अगले इंतखाबात ईवीएम के थ्रू ही करवाने हैं और इस सिलसिले में उन्होंने पीर को ज्वाइंट सेशन भी बुला लिया हुआ है। इस ज्वाइंट सेशन के हवाले से पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया कि इसका अपोजिशन वॉकआउट करेगी और बाइकआउट करेगी। दूसरी जानिब यह भी कहा जा रहा है कि अगर ईवीएम को जबरदस्ती अपोजिशन पर थोपा गया तो पीडीएम की तमाम जमातें इलेक्शन का बाइकआउट कर सकती हैं। अब देखना यह होगा कि पीडीएम के साथ इस इशू पर पीपल्स पार्टी भी साथ होगी या पीपल्स पार्टी साथ नहीं देती है, और जो पीर को ज्वाइंट सेशन होने जा रहा है उसमें पीपल्स पार्टी का लाहे अमल क्या होगा। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से इंकशाफ किया है और इल्जाम लगाया है कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील कर ली है और वो हुकूमत के साथ ब्रैकेट हो गए हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को खासा फायदा हुआ है। अगर पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ऐसा ना करते तो अब तक हुकूमत घर जा चुकी होती। दूसरी जानिब वो ये भी दावा करते नजर आ रहे हैं कि यही ऑफर जो पीपल्स पार्टी को हुई है हमें भी हुई थी लेकिन हमने इनकार कर दिया। इस पर बात करेंगे क्या ऑफर हुई है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इन बयानात का जवाब देते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आज नवाज शरीफ और फजलुर रहमान चाहें तो कल हुकूमत घर जा सकती है, और उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार साहब को घर क्यों नहीं भेजा जाता, अपने वोट की इज्जत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं करवाती है, अपने वोट की इज्जत करवा नहीं सकती लेकिन नारे लगाए जा रहे हैं कि वोट को इज्जत दो। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा है कि लॉन्ग मार्च से पीछे हटने वाले पीडीएम के रहनुमा आज पीपल्स पार्टी को ताना दे रहे हैं कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील की है। खुद मौलाना फजलुर रहमान का जो धरना था वो डील के नतीजे में खत्म हुआ था। इसी तरह की बातें फिर हुकूमत के बारे में भी की हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो कह रहे हैं अकलियत की हुकूमत है, और यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन में हमने ये साबित भी कर दिया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की वापसी की भी खबरें खासी गर्म है। दावे सामने आ रहे हैं कि इसी साल नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, और इसी साल अगर वापस आते हैं तो हुकूमत का लाहे अमल क्या होगा। इन तमाम एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही वेल एस्टीम्ड पैनलिस्ट मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब वजीर ममलिकत हैं, पीडीए से इनका ताल्लुक है। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहला रजा साहिबा सूबाई वजीर हैं, बहुत दबंग हैं, और सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अली गौहर बलोच साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, MNA भी हैं। सबसे पहले शहला रजा साहिबा मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूं कि हुकूमत ने अब फैसला कर लिया है कि जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, उस पर इंतखाबी इस्लाहात रखी जाएंगी, ईवीएम का कानून बनवा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी क्या करेगी जॉइंट सेशन के हवाले से? पीडीएम ने तो फैसला कर लिया है कि वॉकआउट किया जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि इतने अच्छे पैनल के साथ बड़े अरसे बाद अली मोहम्मद भी हैं, गौहर बलोच साहब के साथ तो बैठना रहता ही है। आपने मुझे भी आज एज पार्टिसिपेंट बुलाया। और देखिए, कोई भी जो हम रिफॉर्म लाते हैं कोई भी उसके खिलाफ नहीं होता, और ये जदीद दुनिया है और हम भी चाहते हैं कि जिद्दत के साथ हम आगे बढ़े। हम किसी की नीयत पे शक नहीं कर सकते कि हुकूमत की नीयत पर हम शक करें, लेकिन अगर कोई एक चीज आई है, दुनिया के बड़े साइंसदान पता नहीं कितने तजर्बे करते हैं और उसके बाद जाके वो कोई कामयाबी हासिल करते हैं। एक चीज जो है हुकूमत लेकर आई है, उसको उन्होंने पेश किया। इलेक्शन कमीशन ने उसका पायलट प्रोजेक्ट्स किए, कुछ इलाकों में
2 बजे के बाद मशीन बंद हो गई। और इसके अलावा उन्होंने 37 एतराज़ात किए। अब हुकूमत का काम है कि वो इलेक्शन करवाए, और हुकूमत का काम होता है इंतजाम करने का। तो ये इलेक्शन कमीशन को, स्टेक होल्डर्स को मुतमईन कर दे। और सौ बिस्मिल्लाह, इसमें हमें ये ज़बानें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वक्त आगे बढ़ रहा है, हमें बहुत सारे काम करने हैं, या ज़बान दराजी में वक्त गुजार देना है। कल की मुझे बड़े अफसोस हुआ सुन के आज़म सवाती साहब की गुफ्तगू को, और मैं तो हैरान रह गई कि क्या बात है जी। तो ये नहीं होना चाहिए था, और आप मुतमईन करें। पीडीएम के परसों वाले एहतजाज का हिस्सा बनेंगे? अगर इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं हो सका तो बिल्कुल हम एहतजाज करेंगे। स्टेक होल्डर्स को मुतमईन करना चाहिए, और ज्वाइंट सेशन लेके आ भी जाएं तो इनको कानून और आईनी तरमीम करनी पड़ेंगी। उसके लिए इन्हें 2/3 मेजॉरिटी फिर भी चाहिए होगी, और अगर ये कर लेते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी लेकिन खुला बाबर हुआ अवान है। साहब ने कहा है कि इसके लिए आपको किसी तरमीम की जरूरत नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स के वज़ीर ममलकत हैं। बाबर अवान हो या कुछ हो, इसके लिए बहुत सारे जो आईनी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनकी राय आ चुकी है, और इलेक्शन कमीशन की भी राय आ चुकी है। तो बाबर अवान को भी हक है कि अपनी राय दें। बिल्कुल सही है। अली गौहर बलोच साहब, आप पीर को ज्वाइंट सेशन का वॉकआउट करने जा रहे हैं, बाइकआउट करने जा रहे हैं? देखें, अभी तक तो कोई ये चीज डिसाइड नहीं हुई, और मतलब है कि अभी हमारी सेशन का इत्तला हम तक पहुंच चुकी है। ये तो वहां पर जाकर प्रेसिडेंट हैं और हमारे कल पीडीएम का इजलास हुआ है, इसमें फैसला हुआ है कि वॉकआउट किया जाएगा। जो भी पीडीएम का फैसला होगा उस पर मनोअन अमल किया जाएगा, और अगर बाइकआउट का फैसला हुआ तो फिर बाइकआउट भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन गुजारिश करने का मकसद ये है कि जो अभी आप ईवीएम की बात कर रहे थे, जाहिर है मैं उसमें शैला रजा साहिबा की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इसमें आईनी तरमीम जरूरी है। अगर यही तो हम कहते हैं कि इस असम्बली का अलमिया ये है कि यहाँ पर लेजिस्लेशन नहीं की जाती, 2-2 हफ्ते सेशन चलाया जाता है। आपने देखा कि सुबह 1 घंटे या 15 मिनट के लिए सेशन बुलाया, फिर 2 छुट्टियां कर दी गई, फिर दिन पूरे किए जाते हैं और पाकिस्तान का पैसा और सरमाया ज़ाया किया जाता है। और मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत का काम नहीं है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिब्बा लेकर मैदान में आ जाए और उसको 24 करोड़ अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दे। इसके लिए ज़रूरी है कि वो आइन में तरमीम हो। और दूसरा ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो अपोजिशन की भी हो, तो उनको एतमाद में लें। अगर जब तक वो उसको एतमाद में नहीं लेते, और इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, और जिस तरह की जुबान अली मोहम्मद साहब बैठे हुए भाई, जिस तरह की जुबान वज़रा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में इस्तेमाल की, तो वो इधर अपने प्रोग्राम में सुना दें, क्या वो ज़ेब देती है? मेरा तो ख्याल है कि अली मोहम्मद एक सोबर आदमी है, इस बात से हरगिज़ इत्तफाक नहीं करेगा कि जो तरीका अपनाया गया। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। ये पीडीएम का कल एलामिया आया है, प्रेस टॉक भी हुई है अली गौहर बलोच साहब, उसमें तो ये भी कहा गया है कि ईवीएम के इस्तेमाल के हवाले से मुल्क भर में धरने भी दिए जाएंगे। तो इस सिलसिले में नून लीग में बातचीत हो रही है, मशावरत हो रही है? जी बिल्कुल, नून लीग जो है पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर जो भी फैसले होंगे, और बिलखसूस जिसमें मुत्तहिदा हमारी अपोजिशन भी है, पीपल्स पार्टी के साथ भी मुशावरत होगी, और हम कोशिश करेंगे। बेशुमार चीजों पर हमारा इत्तफाक राय हो जाता है। अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर पीपल्स पार्टी और हम इकट्ठे नहीं चल रहे, लेकिन असेंबली के अंदर के बेशुमार तो वही मैं पूछ रहा था कि असेंबली में वॉकआउट करेंगे। आप कह रहे हैं कि आपको शायद इल्म नहीं है, मैं दोबारा इसी सवाल पर आ जाऊंगा। मुझे अली मोहम्मद खान साहब ये बताइए कि आप तो किसी भी लेजिस्लेशन के लिए जो कंसेंसस है वो डेवलप करने की बात करते रहे हैं, तो इस अहम इशू पर कंसेंसस क्यों नहीं डेवलप किया जा रहा है? जल्दबाजी किस बात की है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। फॉर्मर डिप्टी स्पीकर शैला रजा साहब और अली गौर बलोच साहब दोनों मौजूद हैं, और खासकर शैला बीबी ने अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया, मुझे बड़ी आई एम थैंकफुल। देखिए, यहाँ हम जब आते हैं, हम आपस में ज़ाती लड़ाइयाँ लड़ने नहीं आते, हमने बात पाकिस्तान की करनी होती है, अपने नुक्ता नज़र से बात करनी चाहिए, वो वहाँ पे अपनी बात रख के हम चले जाएं, फैसला आवाम को करने दें। सबसे पहले तो मैं एक बात करते हुए आगे जाऊंगा, और वो ये है कि आज 11 सितंबर है। 11 सितंबर हमारे कायद जनाब मोहम्मद अली जिन्नाह कायद आज़म का आज यौम वफ़ात है, और मैं उनके लिए तो आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पूरी कौम की तरफ से दुआ भी करता हूँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह हमें तौफीक दे। उनके अपने बेटे या बेटियां, बेटी तो खैर थी, पाकिस्तान में उनके अपने बच्चे कोई नहीं है, हम उनके नजरियाती फिक्री बच्चे हैं। अल्लाह ताला में तौफीक दे कि हम नजरियाती तौर पे कायद आज़म के उस विजन को, जो इस्लामी फलाही रियासत का विजन जो उनकी नजर में था, उसको हम आगे ले जा सकें, और इंशाल्लाह वो होगा। उसको मिलके करना पड़ेगा अपनी तमाम तर मुखालफत के बावजूद। अब जो ईवीएम की बात है, देखें, एक तो मैं इस बात से कतई तौर पे एग्री नहीं करता कि इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है, उसके मेरे पास कुछ दलाइल हैं, लेकिन साथ एक और बात भी करता चलूं कि यहाँ बात हुई कि मिनिस्टर साहबान ने कोई गुफ्तगू की, सब मिनिस्टर ने नहीं की। आजम सवाती साहब से गुस्से में एक बात हो गई, जो मैं समझता हूँ गुफ्तगू में एहतियात करनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसा डिलिबरेट नहीं था, और काफी उसमें तवील हमारी नशिस्तें हुई हैं। इलेक्शन कमीशन के भी मोहतरम मेंबरान वहाँ आते रहे, हमारे भी वज़राए कराम आते रहे। वहाँ शिबली फराज साहब जो मोहतरम हमारे मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने आके बाकायदा डेमो दिया। वो चूंकि मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ, इसलिए मैं आपको अपना तो जो इनपुट है वो डायरेक्ट इनपुट आपसे शेयर कर रहा हूँ कि उसमें एक तो उस कमेटी को बड़े मुनासिब तरीके से चलाया ताज हैदर साहब ने, जो शायद अब उस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जो मादूम होती जा रही है पॉलिटिकल वर्कर्स की, तो उन्होंने अच्छे तरीके से चलाया। वहां जो उनकी अपोजिशन के मेन लीडरशिप के जो लीगल गुरुज हैं वो वहां मौजूद थे, सीनियर लोग हैं। एक तो मैं ये यहाँ पे दो नुक्तों की वजाहत कर दूं, जो उनके कुछ प्रेस टॉक्स में आज मरियम औरंगजेब साहबा ने गुफ्तगू फरमाई है और कुछ और लोगों ने भी की होगी। ईवीएम को रिजेक्ट नहीं किया उनकी लीडरशिप ने। उनका नुक्ता ये था कि हम 2023 में उसके लिए तैयार नहीं है, हमें अभी कुछ ज्यादा वक्त लेना चाहिए। टेक्नोलॉजी से उन्होंने भी इनकार नहीं किया। कमेटी की बात आपको कराऊं, हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि अभी 2 साल है, काफी टाइम है। पहले कुछ छोटे इलेक्शंस में जैसे बार काउंसिल्स का होता है या बिजनेस कम्युनिटी के या कुछ बाय इलेक्शंस में हम इसको ट्राई कर लें, 2023 तक अपने आप को फुली इक्विप्ड कर लें, और उसके लिए फाइनेंशियल जितनी सपोर्ट इलेक्शन कमीशन को चाहिए वो हमको देने के लिए तैयार है। अब उसमें जब डेमो कराया उसने हमारे मिनिस्टर साहब ने, शिबली फराज साहब ने, उस पे बाकायदा ताज हैदर साहब चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ने आके वोट डाला। फारूक एच नाइक साहब, ये जो मैं नाम ले रहा हूँ सबको पता है, वो लॉ के मुताबिक उनके सीनियर लोग हैं। फारूक एच नाइक साहब ने आके वोट डाला, सही निकला। फिर वहां से मुस्लिम लीग नून में से साबिक सेनेटर मरहूम मुशाहिदुल्लाह साहब, मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करें, उनके बेटे अफनानुल्लाह साहब सेनेटर साहब, जो कमेटी के मेंबर नहीं थे, एज ए स्पेशल इनवाइटी उधर आते थे, उन्होंने वोट डाला। और हमारी तरफ से वलीद इकबाल सेनेटर साहब ने भी वोट डाला, सबके वोट ठीक निकले। फिर हमने दूसरा नुक्ता ये रखा कि हम ये नहीं कहते ये मशीन लो। वहां मैंने और डॉक्टर बाबर अवान साहब ने और हमारे और लोगों ने ये बात कैटेगोरिकली की कि ये डोमेन इलेक्शन कमीशन की है, कौन सा मशीन लेनी है, किधर से लेनी है, किस तरह लेनी है, आपका काम है, हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। अब नुक्ता कहां अड़ा? नुक्ता यहीं पे अड़ा, वो ये था कि टेक्नोलॉजी से, फारूक एच नाइक साहब को मैं कोट कर सकता हूं, कमेटी के मिनट्स मौजूद हैं, वो चेक कर लें। उन्होंने फरमाया कि हम टेक्नोलॉजी से मुंह नहीं फेरते, टेक्नोलॉजी इज द वे फॉरवर्ड, बट 2023 में वो कहते हैं हम इसके लिए रेडी नहीं है। ठीक है, आप पहले प्रॉपर, आपका पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया। अब आखिरी मोहम्मद खान, अब आखिरी बात जी, जहां तक मिनिस्टर साहिबान के हवाले से बात हुई कि उन पर कोई कार्रवाई करें, फलाना करें, उसके वे कानूनी मैं आपको बता देता हूं। एक तो आईनी तरामीम के हवाले से जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई है, सीनियर इनकी लीडरशिप, वहां कानूनी लीगल एक्सपर्ट्स मौजूद थे। एक नाम मैं बोल रहा हूं, कामरान मुर्तजा साहब, जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, और इनके सीनियर एडवोकेट तारड़ साहब, वो भी वहां मौजूद हैं। किसी भी, ना फारूक नाइक साहब ने, ना सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तारड़ साहब ने, ना कामरान मुर्तजा साहब ने, और ना हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं अली जो हैं अली जफर साहब। अली जफर साहब का मैं आपको बता दूं, वो अगर गलत बात होगी अपनी हुकूमत की, वो भी गलत बात को गलत ही कहते हैं। वहां आईनी तरमीम की बात किसी ने एक नुक्ते में भी नहीं की। हाँ,
लीगल जो हमारा इलेक्टोरल जो रिफॉर्म जो हमारा जो लॉ है अमेंडमेंट वाला, उसमें तरमीम उन्होंने पेश की अपोजिशन ने, और मैंने उनको यकीन दहानी कराई कि अगर कोई आप समझते हैं आइन के खिलाफ कोई चीज है हम उसको ठीक करेंगे। और जो वज़रा पे केस वगैरह करने की या उन पे कोई कार्रवाई करने की बात है तो उसमें सिर्फ इतनी सी अर्ज है, थोड़ा सा आइन पढ़ लें। राइट, बिल्कुल ठीक हो गया, आपने सारे पॉइंट एस्टैब्लिश कर दिए। पार्लियामेंट सवाल ये है, आखिरी बात, पार्लियामेंट हाउस के अंदर क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी एक एक्सटेंशन होती है, लीगल कानूनी नुक्ता पेश कर रहा हूं जो शला रजा बीबी इसको मेरे से बेहतर समझती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ पार्लियामेंट। वहां अगर आप कोई बात करते हैं, जिस तरह की भी बात आपसे हो जाए, उस पे सेंसर स्पीकर कर सकता है, लेकिन हमारे पार्लियामान के बाहर कोई अदालत या उनको इख्तियार नहीं। इम्यूनिटी आपको हासिल है, मैं नहीं कह रहा कि सही काम किया, लेकिन इम्यूनिटी उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होगी वो स्पीकर कर सकते हैं, कोई अदालत को उसमें इख्तियार नहीं होता। नहीं, फवाद चौधरी साहब ने तो पीआईडी में भी खासा उन्होंने गुस्से का इजहार किया है, और आप कह रहे थे कि सिर्फ एक ही वफाकी वजीर की जानिब से ऐसा हुआ है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मैंने सवाल ये पूछा था, कल बैरिस्टर अली जफर साहब भी मेरे शो में मौजूद थे, वो कह रहे थे हम कंसेंसस से ये लेजिस्लेशन करेंगे, लेकिन अब पीर को आपने इजलास तलब कर लिया है, तो कंसेंसस और इत्तेफाक राय से ये कानून साजी क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बैठ रहे हैं पार्लियामेंट में अपोजिशन के साथ? देखिए, पीर वाले इजलास का तो मैं क्लियर कर दूं, और मैं आपके प्रोग्राम की वसात से पीपल्स पार्टी और नून लीग को बिलखुसूस ये कहना चाहूंगा कि बाकी उनकी मर्जी है कि जमातों के फैसले हैं, मैं कौन होता हूं उसको इन्फ्लुएंस करने वाला, लेकिन एज अ पार्लिमानी उमूर मैं उनको एक वजाहत कर दूं, दूसरी एक दावत दे दूं। वजाहत इस चीज की है कि पीर वाला इजलास, क्योंकि पार्लिमानी उमूर हम सारा उसको करते हैं मैनेज, तो जहां तक मेरी मालूमात हैं अभी तक कोई ऐसा हमारा प्लान नहीं है, कोई फैसला नहीं हुआ। सिर्फ हमारे सदर ममलिकत साहब की स्पीच होनी है, कोई लॉज हमने उधर पेश नहीं करने। तो मेरी इनको दावत है कि सदर साहब की स्पीच है, आप आएं, स्पीच को सुने, और उसके बाद उस पर सारा साल डिबेट होनी है, तो उन नुकात का फिर आप जवाब दें। सदर सबका सदर होता है, सबको सुननी चाहिए। ममनून साहब जब आते थे हम बाकायदा अटेंड करते थे, ममनून साहब की स्पीच को आराम से बैठ के सुनते थे, थोड़ा बहुत एहतजाज होता है वो करके, या कभी हमने खामोशी से भी सुना। तो पीर वाले दिन कोई हम ये जो इलेक्टोरल लॉज हैं, अमेंडमेंट्स वाले, ईवीएम वाले, या पिछले कोई और लॉज, वो शायद कोई आगे का हम उसके लिए मुंतखब करें। पीर वाले दिन सिर्फ सदर ममलिकत साहब की स्पीच होनी है, उसमें और कोई ऐसी चीज नहीं है। तो मैं दावत देता हूं कि आप आएं और उसमें हिस्सा लें। बिल्कुल सही है। इसी नोट पे एक छोटे सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पूछेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट का मोहरा कौन है, नून लीग है या पीपल्स पार्टी फैसिलिटेट कर रही है हुकूमत को, इस पर बात करेंगे। छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अली मोहम्मद खान साहब, शैला रजा साहिबा, अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शैला रजा साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि आपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील कर ली है और कुछ ऑफर भी हुआ है। क्या ऑफर हुआ है आपको? अच्छा, एक पहले मैं बात कर लूं। देखिए, ये कंवर दिलशाद साहब जो हैं, उनका ये कहना है कि सदारती ऑर्डिनेंस को ज्वाइंट सेशन जब बुलाएंगे कानून बनाने के लिए, तो वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 218, 219, 220 और 222 में तरमीम की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये उन्होंने कहा है। अच्छा, इसलिए मैंने ये बात की थी। अब हम चलते हैं मौलाना फजलुर रहमान की तरफ। देखिए, इंसान का एक मसला है कि जैसा वो खुद होता है ऐसा वो दूसरों को समझता है। अब ज्यादा दूर पुरानी तो बात नहीं है। अली गौहर बलोच साहब, आप पे बिलावल भुट्टो साहब इल्जाम लगा रहे हैं, आप मुनाफिकत की सियासत कर रहे हैं। अलल ऐलान क्यों नहीं बात करते कि आपने उस्मान बुज़दार साहब को घर भेजना है? देखिए, हम अपोजिशन की पार्टी जरूर हैं, लेकिन हमारे अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज हैं, और जनरल इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो, हम एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। तो यकीनी तौर पर कुछ न कुछ तो बातें होती है। हम कोई पीपल्स पार्टी नून लीग में जम नहीं होगी और नून लीग पीपल्स पार्टी में जम नहीं होगी। जाहिर है ये एक सियासी बातें वो होती रहती हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि हम अपोजिशन के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं, लिहाजा पीपल्स पार्टी तो हमारे टारगेट पे नहीं है। और आपका प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, बेहतर ये है कि हम कोई पॉजिटिव बातें करें। नहीं, ये मेरा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, प्रोग्राम तो अच्छा चलेगा ही, लेकिन ये बिलावल साहब रहीम यार खान ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर नवाज और फजलुर रहमान साहब चाहें तो कल हुकूमत घर जा सकती है, तो आप क्यों नहीं चाहते हैं?
बात ये है कि जो फिगर्स हैं जो इस वक्त पंजाब में हैं, जहां पंजाब पे बात की जाती है, तो पंजाब में हमारे और मिला के भी अक्सरीती नहीं बनते। जब हमारे अक्सरीती ही नहीं बनते तो फिर उसके ऊपर जो है अदम एतमाद कैसे हो सकती है। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि इस वक्त हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं तो बिल्कुल खुली बात कर रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की 100% इंटरफेरेंस होती है। आप अदम एतमाद मूव करें, वो कल को आपके 10 MP आपके ही पकड़ के जिस दिन आपने अदम एतमाद लानी है वो जेल में बंद कर देंगे। आपने सेनेट में देखा कि किस तरह से अक्सरियत को अकलियत में बदला गया और अकलियत को अक्सरियत में बदला गया। आज अकाउंटेबिलिटी के नाम पर इंतकामी कार्रवाइयां की जाती हैं, जो इक़्तिदार में पार्टी ये सारा कुछ किया जाता है, बिल्कुल ठीक है अली गौहर बलोच साहब, लेकिन आपके पास और मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप आज भी इस्तीफे दे सकते हैं। यही बात बिलावल साहब भी कह रहे हैं, यही बात दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि आप इस्तीफे दें और घर चले जाएं, हुकूमत खुद घर चली जाएगी। देखें, बात यह है कि PDM के जलसे शुरू हो गए हैं। पहले भी ये लोग कहते थे कि PDM के जलसे कामयाब नहीं हुए। अगर PDM के जलसे कामयाब नहीं हुए तो आप बताएं कि PTI ज़िमनी इंतखाबात में 12 में से 11 सीटों पर जो है वो इनको शिकस्त हुई। तो वो PDM की कामयाबी थी कि जिसकी वजह से, और आपने देखा कि कराची में PTI का कैंडिडेट जो है वाडा साहब के हल्के में 6ठे नंबर पर आया। अली मोहम्मद साहब भी इस बात को जानते हैं। ये भी PDM की कामयाबी थी कि इनकी पॉलिटिकल पोजीशन एक्सपोज होगी। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने EVM मशीन की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, अली गौहर बलोच साहब ये बातें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, लेकिन बिलावल साहब के जो इल्जामात हैं उनका जवाब दें। वो कह रहे हैं आपने हुकूमत को फ्री हैंड दिया हुआ है, आप उस तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं? बिलावल साहब को हम तो वेलकम करते हैं कि ये जो अदम एतमाद का सिलसिला है सबसे पहले सेनेट से शुरू करते हैं। जो हमारे भाई यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, जिनको कि हमने नून लीग ने सपोर्ट करके सेनेटर बनवाया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये अहम पॉइंट है, बस ये पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ करते हैं, उसके बाद पंजाब में भी शुरू हो जाएंगे। अगर बिल्कुल सेनेट सही में तरीके में कामयाब हुई तो पंजाब में भी बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। शहला रजा साहिबा, एक तो सेनेट में अदम एतमाद लेकर आए और दूसरा जो आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की है और आपको कुछ ऑफर हुआ है, उसके बारे में बताएं, क्या ऑफर हुआ है? अच्छा देखिए, मैं ये कह रही थी कि इंसान की आदत होती है कि जैसा वो अपने आप अंदर से होता है ऐसे वो दूसरों को रखता है। अभी नवी तरमीम सबको याद होगी कि उसमें मौलाना की पार्टी का क्या किरदार था। 8वीं तरमीम ये थी कि ज़ियाउल हक ने जो कुछ आइन के साथ किया, मुल्क के साथ किया, उसको जो है असेंबली से लेजिटिमाइज किया गया। और नवी तरमीम ये थी कि परवेज मुशर्रफ ने जो कुछ किया वो सही था। उसके नतीजे में मौलाना को ऑफर हुई थी ना, उसके नतीजे में मौलाना को जो है वो 2 सूबों में जो है गवर्नमेंट मिली। मौलाना की पार्टी जो थी वो ऑपोजिशन में लार्जेस्ट पार्टी नहीं थी। मखदूम अमीन फहीम के बजाय उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया गया। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि मौलाना के वो लोग MPA MNAs जो मदरसे के सर्टिफिकेट्स पे थे, उन सर्टिफिकेट्स को इक्वल टू ग्रेजुएशन डिग्री किया गया। तो मौलाना साहब, ये मीर जाफर और मीर सादिक जो हैं, इनको अगर आप पीपल्स पार्टी को कहेंगे तो ये किरदार आप अपने आईने में देखें, अपनी पार्टी में देखें, अपने आप में देखें। और पीपल्स पार्टी के किरदारों में आपको शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीदों के साथ साथ हम जैसे लोग नजर आएंगे। आपका नाम तो नैब से निकल गया, मैं नैब में जा रही हूँ, आप तो कहीं नहीं जा रहे, मैं FIM में बुलाई जा रही हूँ। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपने तो LFO को भी जो है सपोर्ट किया था। ये ऑफर्स आपको होती हैं, ये आपको अभी याद आ रहा है PDM टूटने के बाद वो ऑफर क्या थी जिसपे आप जो है धरना लेके गए थे। हमने तो स्ट्रेट अवे कह दिया था कि हम धरने के खिलाफ हैं उस वक्त भी, और नून लीग ने कहा था सपोर्ट करेंगे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और फिर आप कोई लॉलीपॉप लेकर आ गए। तो वो ऑफर क्या थी वो तो आज आपने बताई नहीं। आपको PDM के इतने अरसे बाद ये नजर आ रही है। बात ये है कि सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इस वक्त वो इंटरेक्ट कर रहे हैं आम आवाम से। बिल्कुल सही है, ये लॉलीपॉप वाली बात वैसे ख्वाजा साद रफीक साहब भी कर। आखिरी जुमला जी 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 जी
आखिरी जुमला आप प्रोग्राम दे रहे हैं। पीडीएम की पार्टीज जो हैं वो अपने ही लोगों को बुला के बात कर रही हैं। मेरा लीडर आम आवाम में जा रहा है तो सब लोग ने मिलकर उस पर हमला किया। बिल्कुल सही है। चले सेनेट में जो अदम एतमाद वाली बात है उस पर दोबारा आ जाते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बिलावल साहब कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत तो अक़लियत की हुकूमत है और ये बात हमने साबित कर दिया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आसानी से जीत गए। देखें बिलावल साहब ठीक है, वो पंजाब में आए हैं। मैंने अभी आज एक और प्रोग्राम में भी उनको वेलकम किया है। आए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज ही से सियासी जो सिस्टम है वो मजबूत होगा। और किसी सियाने ने कहा था, और मुझे आज इत्तेफाक से सुबह बड़े अरसे बाद दोबारा मैंने पढ़ रहा हूँ अशफाक अपना कुदरतुल्लाह शाहब साहब का शाहबनामा, तो उसमें उनकी बड़ी जबरदस्त बात मुझे अभी याद आई, जो बाद में बड़े लोगों ने कोट भी की, कि जमहूरियत की कमी या कमजोरी का इलाज क्या है? मोर डेमोक्रेसी। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन डेमोक्रेसी सो इंजेक्ट मोर डेमोक्रेसी। तो मैं उनको जो है वेलकम करता हूं, लेकिन विद अ प्रोविजो, और वो ये है अब अगर कोई नई जमात बनती है, फॉर एग्जांपल मेतला साहब, आप एक जमात बना लेते हैं और आप कोई बड़े तगड़े किस्म के वर्कर्स अपने साथ लगा लेते हैं, वो अगर आएगी तो वो सिर्फ तनकीद करें क्योंकि आप कभी टेस्ट नहीं हुए हैं। लेकिन बिलावल साहब की जमात पाकिस्तान में 4 बार टेस्ट हो चुकी है मरकज में, और ये तकरीबन इनका 13वां 14वां साल है सिंध में। तो बिलावल साहब जब भी वो आते हैं पंजाब में, सबसे पहले तो जी आया नू, पंजाब हमारा सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, इज मोस्ट वेलकम। एक जमाना था कि भुट्टो साहब का लाड़काने से ज्यादा बड़ा फकीदुल साल इस्तकबाल लाहौर में होता था। लाहौर गढ़ हुआ करता था पीपल्स पार्टी का, और बेनजीर साहिबा जब शहीद जो हैं जब आई पाकिस्तान सन 86-87 में जियाउल हक साहब के जमाने में मरहूम के, तो जो 2 बड़े सियासी गैदरिंग्स लाहौर की तारीख में हुए, या बेनजीर साहिबा का वेलकम था या हमारा 30 अक्टूबर लाहौर का खान साहब का जलसा था मीनार पाकिस्तान वाला। लेकिन साथ साथ जब वो आए तो सिंध की परफॉर्मेंस भी जरूर बताएं कि जब हम पंजाब में जाते थे मियाँ साहब के दौर में, जब हम जलसा करते थे, अली गौहर बलोच साहब की वहां इनकी जमात की हुकूमत थी, तो वहां हम खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस लेके जाते थे, अच्छी या बुरी जो भी है। इनको अच्छी नहीं लगेगी अपोजिशन को, लेकिन अवाम को अच्छी लगती थी। हम लेके जाते थे, हम अपना एजुकेशनल रिफॉर्म्स, हेल्थ रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स पे बात करते थे वहां पे जाके। अवाम ने पजीराई दी, हमें वोट दे दिया, हम वहां से पास हो गए। तो बिलावल साहब 2 बातें हैं, एक तो अपनी सिंध की परफॉर्मेंस जरूर बताया करें, सिंध में पख्तूनख्वा में जब आते हैं, और मोस्ट वेलकम, हमारा छोटा भाई आता रहे। दूसरी बात जो आपने सेनेट के हवाले से बात की है कि अक़लियत की जमात है, देखें एट द एंड ऑफ द डे अगर जमहूरियत पे हमें यकीन है तो बक्से से जो वोट मिलता है वो वोट जिसके नाम का निकलता है उसको आपको इज्जत देनी होगी। और वोट वहां से निकला मोहतरम सादिक संजरानी साहब के नाम का। सादिक संजरानी साहब वोट की ताकत से वहां जीते, और अगर वो चाहते हैं कि वो सादिक संजरानी साहब से मुतमईन नहीं है तो अगले सेनेट के इजलास में अपना वो ले आए, अदम एतमाद ले आए। बिल्कुल ठीक है, मारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, काम करें। दूसरा ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हमें भी ऑफर हुई थी, आपके इल्म में है कि उनको क्या ऑफर की गई थी? और दूसरा बिलावल साहब के इस बयान का भी जवाब दे दें। वो कह रहे हैं कि अगर हम सारे मिल जाएं तो कल हुकूमत घर जा सकती है। देखिए बिलावल साहब का मैं पहले क्या देता हूं, देखिए जिस तरीके से इनका ये पीडीएम का जो भी तहरीक थी वो अपनी आप जो है वो सियासी मौत आप मर गई, और उनका सारा ये महल हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह वो डिस्पर्स हो गया है। और जिस तरह आपस में एक दूसरे पर पिल पड़े हैं, ये वो बात है जो हम कहते थे जब पीडीएम बनी थी कि आपस में कोई लव लॉस्ट नहीं है। इस वजह से इकट्ठे हो गए हैं कि इमरान खान साहब को सियासत से बाहर करना चाहते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की या अकाउंटेबिलिटी की बात करती है। हमने कितना इंसाफ किया, कितनी अकाउंटेबिलिटी की, वो वक्त जज करेगा। लेकिन जब हम इंसाफ की बात करते हैं, करप्शन के खिलाफ बात करते हैं, इस वजह से ये सब हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए। तो जहां तक मौलाना साहब का ताल्लुक है, देखें मौलाना साहब का अलमिया ये है कि उनकी जमात पूरे पाकिस्तान की जमात नहीं है। क्या ऑफर हुआ था दूसरी बड़ी जमात के साथ? आपने कुछ ऑफर किया था? किसी दूसरी बड़ी, मैं अर्ज करता हूं, उन्होंने किसी दूसरी बड़ी जमात के साथ मिलकर 1-2 वजारतें लेनी होती हैं। इमरान खान साहब देखें, एक बात मैं आपको बता दूं, खान साहब मुनाफिकत की सियासत नहीं करते। या तो वो आपको अपने करीब रखते हैं सियासत में, या आपको वो ये नहीं हो सकता कि आप उनके मुखालिफ भी हो लेकिन साथ में दोस्त भी हो। फजलुर रहमान साहब को जहां तक मेरा ताल्लुक है,
जहां तक मैं जिस महफिल में इमरान खान साहब के साथ बैठा हूं, काबीना में या काबीना के बाहर भी किसी भी निजी महफिल में, कभी उन्होंने मौलाना साहब को साथ मिलाने की बात नहीं की। मौलाना साहब हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि सियासी तौर पे कभी खान साहब ने मेरे सामने मौलाना साहब को साथ हुकूमत में मिलाने की बात नहीं की। अब मौलाना और एस्टैब्लिशमेंट ने भी उनको ऑफर नहीं की, इसकी भी आप तरदीद करेंगे? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट में मेरा ऑफिस तो पार्लियामेंट हाउस में है, मैं तो जो है जुबैर उमर भाई की तरह GHQ चाय पीने तो जाता नहीं, तो मुझे कोई नहीं पता एस्टेब्लिशमेंट के काम जो है एस्टेब्लिशमेंट में जाने। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है, और वो क्या है उस पर मैं बता देता हूँ। जब जुबैर उमर भाई वहां गए थे मिलने वहां चीफ साहब के पास, तो उसके बाद जो ISPR की स्टेटमेंट आई थी, आई थिंक दैट शुड हैव क्लियर्ड मैनी थिंग्स। उन्होंने कहा था कि आप सियासतदानों को कहा था कि आप अपने जो सियासी मसाइल हैं पार्लियामेंट में हल करें, जो आपके जाती केसेस हैं अदालत में हल करें, और फौज और एस्टैब्लिशमेंट को सियासत से दूर रखें। ठीक हो गया, बड़ी क्लियर है, वो अपने आप को सियासत से दूर रखना चाहते हैं। ठीक हो गया। इसी नोट पे छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम नवाज शरीफ की वापसी पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। शहला रजा साहिबा, आप सेनेट में तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं लाते हैं? आप पंजाब की बार बार बात करते हैं। आप बैठ जाएं हमारे साथ, हम ये नहीं करेंगे कि मीटिंग में जिस एजेंडे पे बात नहीं हुई, लॉन्ग मार्च के साथ उस मीटिंग के बाद जो है हम इस्तीफे की रट लगा दें। बैठ जाए, डील हो जाएगी। दूसरी बात जो है, अली मोहम्मद की बात से मैं इत्तफाक करती हूँ, उनके बीबी शहीद और जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का उन्होंने जमाना याद कराया। उन्हें सियासत के और पाकिस्तान से इसीलिए तो हटाया गया कि ये पार्टी हजम नहीं हो रही थी। अब अगर हम बात सिंध की करते हैं, तो सिंध में भी हमें वोट मिल रहा है, पंजाब में भी हमारे वोटों में इजाफा हुआ है पहले की बनिस्बत। लेकिन अगर हम ये बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारा राइट है ना कि महंगाई में इसी हफ्ते में 1.67% इजाफा, कुकिंग ऑयल, दूध, चिकन समेत 24 अशिया महंगी हो गई। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि बिजली जो है 1.38 फी यूनिट महंगी, और इसके अलावा चीनी सस्ती छोड़ के 38 रुपए महंगी खरीद ली, आवाम को रिलीफ नहीं है, तो ये तो हमारा राइट है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अली गौर बलोच साहब, नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो जवेद लतीफ साहब ने बयान दिया है, और उसके बाद तो मेरा ख्याल है कोई शक शुबे वाली बात बाकी नहीं रह गई कि उन्होंने तो ये बता दिया कि इसी साल ही नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। यही वजह है कि अब घबराहट ये शुरू हो गई है कि जल्दी जल्दी वो AVM का कानून पास करवाना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ एक बदनीति पर मबनी एप्लीकेशन भी दे दी गई है, जिस तरह से कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने कादी फायद ईसा साहब के खिलाफ एक रेफरेंस भेजा, और उसके बाद तो उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए था जब उनके खिलाफ फैसला आया। तो अब उसी तरह से जो इलेक्शन कमीशन के पीछे इनके वज़रा पड़ गए हैं, चूंकि वो जादू वाला झूठा डब्बा जो है वो चलने देंगे इलेक्शन में, तो अब वो एक तरफ इलेक्शन कमीशन को गालियां देते हैं, दूसरी तरफ से एक रेड पिटीशन बिल्कुल ठीक है में दायर कर दी है। मेरा सवाल मैं रिपीट कर देता हूं दूसरे एंगल से, बिल्कुल आपका जवाब आ गया। नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं? फैसला हो गया है कि वो वापस आएंगे और इसी साल आएंगे, फैसले का बताइए क्विक। इंशाअल्लाह ताला ये देखें, नवाज शरीफ साहब ने लाजमी आना है, वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर हैं, और आज भी उनका मैंडेट चुराया गया है। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब वापस भी आएंगे और चौथी बार वजीर आजम भी मुंतखब होंगे। बिल्कुल सही है। अली मोहम्मद खान साहब, अली गौर बलोच साहब ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। एक तो नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी उनको डील करने की, जेल भेजेंगे, और दूसरा ये दावा कर रहे हैं चौथी दफा वजीर आजम भी बन जाएंगे। देखिए, मैं 2 नुक्तों पे बात खत्म करूंगा। पहला नुक्ता जल्दी से रख दूं, जो हम लोग आपके पास टॉक शोज में आते हैं, मैं आपको सच्ची खुदा लगती बात करूंगा, हम में से बड़े कम लोग हैं जो अपनी मेन लीडर, नंबर 1 लीडर से डायरेक्ट राब्ते में हर वक्त होते हैं। कभी कभार राब्ता हो जाता होगा, मैं ये क्लेम नहीं करता कि मैं खान साहब के साथ हर वक्त डायरेक्ट राब्ते में हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा
کہ میاں صاحب جب وزیر اعظم تھے تو عام MNA تو چھوڑیں، وزراء کرام کو مہینوں انتظار کرنا پڑتا تھا ان سے صرف 10 منٹ کی ملاقات کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ جاوید لطیف صاحب یا کسی بھی مین لیڈرشپ میں نیچے پاکستان میں انہوں نے کسی کو یہ شیئر کیا ہوگا. اگر پتا ہوگا تو یا شہباز صاحب کو یا بی بی مریم کو. لیکن اگر وہ آنا چاہتے ہیں، دو باتیں میں کروں گا. ایک تو ہی از موسٹ ویلکم، ان کو آنا چاہیے. وہ علی محمد خان صاحب، طارق فضل صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں. لیکن میاں صاحب کو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان واپسی کا راستہ بذریعہ عدالت ہے. ان کو عدالت میں پیش ہونا ہوگا اور ان کو ضرور آنا چاہیے. بالکل وہ پیش ہوں اور ہی از موسٹ ویلکم. لیکن وہ مت بولیں کہ عدالت سے اس وقت ایک اسپیشل ریلیف لے کے گئے ہوئے ہیں. انہوں نے عدالت میں پیش ہونا ہے اور محترم ہائی کورٹ اسلام آباد کی طرف سے وہ فیوجیٹو ہیں، فیوجیٹو فرام لا. ان کو عدالت جو ہے وہ آنا چاہیے. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ بڑی ضروری ہے کہ وہ عدالت کو فیس کریں اگر وہ واقعی پاکستان کے آئینی اور عدالتی نظام پہ جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، شہلا رضا صاحبہ، علی گوہر بلوچ صاحب، آپ تینوں ہمارے ساتھ موجود تھے. شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.